भाभी, आईने पर क्या गुस्सा निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई वर्ष पहले से ही जानती थी। आज का यह दिन तुम्हें न देखना पड़े, इसलिए तो हमेशा टोकती रही हूँ कि अपना बर्ताव इतना भी खराब ना बनाओ। मेरा बर्ताव खराब है? हमेशा की तरह भाभी ने आंखें तरेरी। तू होगी खराब, तेरा सारा खानदान होगा खराब। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। गुस्सा थी भाई भाभी से, ऐसा कहना सही नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा बर्ताव और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना, जब तक सहा गया सहती रही, और जब लगा अब नहीं सह सकती, पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं है। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो? आधी उम्र में इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो यह भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम उलझुल बकते रहें। आज प्रश्न हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है। जया, तेरी ही ससुराल के हैं ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहाँ लगने नहीं देती। मेरे ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था, तब क्या पूछा था तुमने? भाभी, भैया आपने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। कोई बुरी आदत तो नहीं? भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको कि जिसके सामने वह पला बढ़ा है। तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी कि कहीं रिश्ता ही ना तोड़वा दूं। मुझे तो तब पता चला कि जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपने ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है, जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भराया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बेटी वहाँ सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूँ? ना मैं कल किसी गिनती में थी, ना ही मैं आज किसी गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है न तू, जया? तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। मेरा घर तो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है भाभी। भला मेरी जूती के नीचे वह कैसे रह सकती है? सच तो ये है कि जो कलह तुम हमेशा यहाँ डालती रही हो, उसी को अपनी बेटी के संस्कारों में गूंथ कर तुमने साथ बांध दिया है। एक तो सोना, उस पर सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता, जिस तरह भैया डालते रहे हैं। लेकिन वहाँ वह भी तो सहारा नहीं है। शराबी चरित्रहीन पति पत्नी को नंगा करने में लगा रहता है, और पत्नी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं। पति को समझाए, उसे सुधारने का प्रयास करे। कैसे समझाए उसे मेरी बेटी? उसके तो 10-10 हजार चक्कर हैं। कई कई दिन वह घर ही नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो क्या करूं मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देते हैं, उन्हीं का मान रखकर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करे। मेरे दोष देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं है भैया। मैं कब उसके घर जाती हूँ? तुमने इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वो बुआ के घर आना चाहे, या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं? तुम्हारे परिवार से दूर ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा और मैं अतीत में विचरण करने लगी। ये वही घर आंगन है जहाँ मैं और मेरे भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा, मगर सविता भाभी के आते ही सब बिखर गया।
छोटे दिलो दिमाग की भाभी की जबान गज भर लंबी थी। प्रकृति ने शायद लंबी जबान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका सविता भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। हैरान रह जाते थे हम सब। बच्चों की तरह लड़ पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि सविता भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि वर्षों का रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए। लेकिन सविता भाभी तो अपनी जरा सी चीज आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर ही इल्जाम लगा देती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती मैं। कैसे बातें करती हैं भाभी। पहले पहल तो सब मुझे शख्स देखते रहते थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह सब सविता भाभी के ही दिमाग की उपज है। भैया से 3-4 साल छोटी हूँ मैं, और माँ बाप की लाडली समझदार बेटी, जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी। यह क्या हो गया है तुम्हें जया। तुम सविता से झगड़ा क्यों करती हो। उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या सविता से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो। तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें। राजीव भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया। तब समझ में आया कि भैया के खींचे खींचे रहने का कारण। मैंने सविता भाभी के पैसे निकाल लिए। नहीं तो भैया, जरूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूंगी। भाभी के पैसे चुराऊंगी क्यों मैं। तुमने अपने भाभी के 2000 रुपये नहीं निकाल लिए, और वह शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी। भैया, भारी दुपट्टा मेरे किस काम का, और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है। कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो आप। जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का। वह कहती है कि तुम उसका सामान चुराकर अपने लिए संभाल रही हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुराकर अपना दहेज सहेजूंगी। पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की भक्की सी अंदर चली आई। क्या ये सच है जया। तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है। काटो तो खून नहीं रहा था मुझे। क्या माँ की भी मति मारी गई है। उस पर भाभी का यह भी कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे पाटना सबके बस से बाहर था। हर पल वह किसी न किसी पर कोई ना कोई आरोप लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता था। लगता है हम सब चोर हैं, जो बस सविता भाभी के ही सामान पर नजर गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या यह लड़की। गुस्से में बोल रहे थे पिताजी। जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या, जो इसी के सामान पर हमारी नजरें रहे। बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम, कहाँ जाए। हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है इसके आने से। 2-3 साल बीतते बीतते मेरा विवाह हो गया था, और माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे, और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे इस कोशिश में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब, जब मैंने आखिरी बार मायका देखा था। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी। वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं ये सोचकर नहीं आई थी कि क्या पता सविता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी सपना की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर सविता भाभी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने राजीव भैया से फ़ोन पर पूछा कि सविता भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो रो पड़े थे वह। जीवन नरक हो गया है मेरा जया। मैं क्या करूं। ऐसी औरत का ना जीती है ना जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। राजीव भैया की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं, और जब यही रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे
इन रिश्तों का निर्वाह करे। कुदरत कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो हमेशा दूसरों को दर्द देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग न लगा लें उन्हें चैन ही नहीं आता। जया तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में बेटी ना देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे पास चले आए थे। क्या जवाब था मेरे पास भाभी के आरोपों का। बुआ आइए, आप ऊपर चलिए, सफ़र की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। सविता भाभी का विलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे सविता भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। ये आपकी बहू है बुआ, भतीजे ने कहा। छाया, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो, आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। खून में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना, इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना ना लाती। गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इस घर की बेटी हैं, आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें। बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन वर्षों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज भी कोई घर ऐसा है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। यह कहकर मैं रो पड़ी थी। भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। छाया, बहू के गले में पहनाकर माला, बहू के गले में पहनाकर माला, छाया बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी मुझे छाया। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग है। बुआ, छाया का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता है उसी पर माँ कोई ना कोई लांछन लगा देती है। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता। अपनी ईमानदारी छाया भी कब तक प्रमाणित करती। इसकी माँ ने ही इसे 20 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी चुरा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों के खो जाने के लांछन माँ लगाती है वह चीज़ें सच में होती ही नहीं। माँ एक काल्पनिक चीज़ गढ़ लेती है जो ना कभी माँ के पास मिलती है और ना ही उसके पास मिलती है, जिस पर माँ आरोप लगाती है। याद आया मुझे जब पहली बार सविता भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था, भारी दुपट्टा और सुनहरे सैंडल का। ये दोनों चीज़ें कभी मिली ही नहीं थी। माँ का ध्येय मात्र दूसरों को अपमानित करना होता है, इसीलिए वह अपनी कोई भी चीज़ खो जाने का बहाना करती रहती हैं। मैं क्या करूँ बुआ, वो समझती ही नहीं है। और यही सब माँ ने पूजा को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जब शादी के बाद काफ़ी संभल गया है, लेकिन पूजा बात बेबात हर पल माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती रहती है, जिस पर उसका पति तिलमिलाता रहता है। उस पर, उसकी माँ पर अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का इल्ज़ाम पूजा लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी। अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है न बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने नानी से सीखा वही पूजा में रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग, जो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया, दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। छाया भी साथ नहीं रहना चाहती। पूजा का पति भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ, मैंने इसलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के किए का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रस्ता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है। यहाँ से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर वक्त यही निकलता है। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस करती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटे का है। क्या करते भैया भी, जिसका हाथ पकड़ा था
उसका पर्दा तो रखना ही था। यह अलग बात है कि उसी ने पूरे घर, हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा। एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज़्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा। उसका मन तो हल्का हो गया, लेकिन मेरे मन का बोझ ये सोचकर बढ़ने लगा कि कैसे मैं अपनी चचिया सास के घर जाकर भतीजी की वकालत कर पाऊंगी। कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वह अपनी बहू को माफ़ कर दे। सच तो यही है ना कि आज तक मैं खुद भी अपनी भाभी को माफ़ नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि पूजा का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार पूजा के पति को समझाइए और मैं पूजा को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा, पूजा मेरी भी तो बेटी है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल था। फिर भी राजीव भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी हमेशा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं। मेरा पूरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।